रोज खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस खाने के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारी बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में नीडेड होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, कौन सा न्यूट्रिएंट बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर फूड, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो ना सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स बल्कि हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो और अपना आज का चैप्टर फूड। आज का हमारा चैप्टर फूड रहने वाला है। तो सबसे पहले हमें फूड यानी भोजन के बारे में पता होना चाहिए। खाना हम डेली ही खाते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो खाना होता है वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। खाना हमें क्यों जरूरी होता है? क्योंकि खाने से ही हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाती है। हमारी बॉडी को बहुत सारे काम करने होते हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए, एनर्जी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उस फूड की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है और वो सब हमें फूड से ही मिलती है। बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करना है, हेल्दी रखना है, बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज में वियर एंड टियर होता रहता है, उन सभी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए फूड की जरूरत होती है। अब हमें ये फूड मिलता कहाँ से है? देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड बहुत सारे सोर्सेज से लेते रहते हैं, लेकिन हमारे फूड में मेनली दो सोर्सेज होते हैं और वो हैं प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम सबकी फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं। बहुत सारे लोग अपना फूड प्लांट से लेते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपना फूड एनिमल्स से लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और पल्सेस प्लांट्स से मिलते हैं, वहीं पे मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, इस टाइप का फूड हमें एनिमल्स से मिलता है। ये सब की अपनी अपनी फूड हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका फूड सोर्स क्या है। जो भी खाना हम खाते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे तरीके के खाने की जरूरत होती है, क्योंकि एक ही तरीके का खाना हमारी बॉडी को प्रॉपरली नहीं चला सकता, क्योंकि बॉडी को भी बहुत सारे काम करने होते हैं और उसके लिए अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स की नीड होती है। तो इसलिए हमें बहुत सारे तरीके का खाना खाना होता है। अब जो फूड हम खा रहे हैं उसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी को ग्रो भी करना है, डिजीज से प्रोटेक्ट भी करना है, बॉडी की हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए, एक एनर्जी बनी रहनी चाहिए, एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए इन न्यूट्रिएंट्स के, पोषक तत्वों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और अगर इन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो वर्ड बहुत लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है और माइक्रो वर्ड स्मॉल क्वांटिटीज के लिए यूज किया जाता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और वाटर। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस देके पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे डाइट के, हमारे खाने के। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते लेकिन बहुत ही जरूरी होते हैं, उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। विटामिन्स होती हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। लेकिन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए तो बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये। न्यूट्रिएंट्स के बारे में आगे डिस्कस करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कैसे हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, क्यों जरूरी होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स जैसे ग्लूकोज, बिल्कुल सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है तो उसको मोनोसेकेराइड बोला जाता है। डाइसेकेराइड्स जैसे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज की बात हो रही है। वहीं पे पॉलीसेकेराइड्स जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में बात हो रही है। तो इन सभी के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट्स के 3 प्रकार कौन से होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। और वहीं पे हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 16.8 किलो जूल यानी कि 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। यहां से क्वेश्चन आता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है डेली के जो रूटीन के काम होते हैं उनको करने में। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स को जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगते हैं और वो हमारी बॉडी में फैट्स के रूप में स्टोर होने लगते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स जरूरत से ज्यादा खा लिए जाए और वो हमारी बॉडी में फैट्स के रूप में स्टोर होने लगते हैं और इस प्रोसेस को लिपोजेनेसिस बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है। अब जो लिविंग सेल्स होती हैं, अब हमें खाने की जरूरत होती है, हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स में खाने की जरूरत होती है, लेकिन वो जो फूड होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो डायरेक्टली हमारी सेल्स तक नहीं पहुंचता। आपको पता है कि जो खाना हमने खाया है डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट होने के बाद उसको ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड के द्वारा सभी लिविंग सेल्स तक वो फूड पहुंचता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, और ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, कई बार जो हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या बॉडी को इतनी नीड नहीं होती है, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ही एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में लीवर के अंदर और मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है और इसी को ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। वहीं हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता कहां से, डेली खाने में जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जैसे राइस, व्हीट, मेज, पोटैटोज, शुगर, जैगरी, यानी कि नॉर्मली जो मीठी चीजें हम खा रहे हैं उनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उनसे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो क्या खाना चाहिए, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। कुछ फ्रूट्स जैसे बनानास, मैंगोज, मेलन्स, इन सभी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, इनसे एनर्जी मिलती है बॉडी को। और अगर बात की जाए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेनली वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर एवरेज एक बात की जाए तो एक एडल्ट पर्सन को डेली 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है। वहीं बढ़ते हुए बच्चे और नर्सिंग मदर्स, दूध पिलाने वाली मदर्स और एथलीट्स को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है क्योंकि उनकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, इसलिए उनको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की नीड पड़ती है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किसी भी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो जो कोई भी खाना आपको टेस्ट करना है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए यानी कि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए क्या होता है, वो जो फूड आइटम आपने लिया है उस फूड आइटम के ऊपर आप क्या करिए, आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स वहां पे डाल के देख लीजिए। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद अगर वो फूड आपका ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो इस टेस्ट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो जो प्रोटीन्स होती हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती हैं। कुछ प्रोटीन्स के अंदर सल्फर, फास्फोरस और आयरन भी प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, बॉडी का डेवलपमेंट करने में हेल्प करती हैं और बॉडी में जो भी चीजें खराब हो जाती है, टूट जाती हैं, उनको रिपेयर करने में भी ये जो प्रोटीन्स होती हैं वही हेल्प करती हैं। प्रोटीन्स किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की बनी होती है, यानी अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स को प्रोटीन्स बोला जाता है। और जो प्रोटीन्स हम खाते हैं वो एज इट इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं। प्रोटीन्स सिंपल फॉर्म में
एमिनो एसिड्स की फॉर्म में बॉडी में डाइजेस्ट होती हैं। तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एमिनो एसिड्स बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, तो दो टाइप के एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी के लिए लेने बहुत जरूरी है, यानी कि ऐसे एमिनो एसिड्स जो बॉडी में बन नहीं सकते हैं उनको एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोला जाता है। जैसे लाइसिन होता है, मिथियोनिन होता है, वैलिन होता है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो एमिनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी के अंदर खुद से ही बनते रहते हैं और खाने के द्वारा उनको लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एलानिन, आर्गिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो बॉडी के अंदर खुद से बनते रहते हैं। वहीं हम बात करें तो देखिए प्रोटीन्स हमें मिल्क से, एग्स से, पल्सेस से, मीट और नट्स से प्रोटीन मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 5.65 किलो कैलोरी एनर्जी होती है और एक एडल्ट को दिन भर में 50 से 60 ग्राम प्रोटीन्स की नीड होती है। वहीं बच्चों को तो और भी ज्यादा प्रोटीन की नीड होती है, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन से सबसे अहम रोल प्ले करती हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटीन की नीड होती है। वहीं प्रोटीन के सोर्सेज की अगर बात की जाए तो प्रोटीन भी प्लांट और एनिमल दोनों सोर्सेज से मिल सकती है। एनिमल सोर्सेज जैसे मिल्क, फिश, मीट, एग, इन सब सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स मिल्क होता है। या फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन के अंदर होता है। सोयाबीन जो दाल होती है उसके अंदर मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे बात की जाए तो पल्सेस, बीन्स गुड सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, यानी दालों के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है और दालों में भी सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में काम क्या करती है। प्रोटीन्स बॉडी को एनर्जी देती हैं। प्रोटीन्स बॉडी के अंदर एसेंशियल एमिनो एसिड्स को पहुंचाती है, क्योंकि बहुत सारे एमिनो एसिड्स बॉडी में नहीं बनते हैं, तो वो हमें खाने के जरिए, डाइट के जरिए वो हमारी बॉडी में आते हैं और बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर का काम करती है प्रोटीन्स। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं वो हीमोग्लोबिन को बनने में हेल्प करती हैं और इसके अलावा बॉडी में और कई सारे पिगमेंट्स होते हैं जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं और उन सब पिगमेंट्स के लिए, उन सब की फॉर्मेशन के लिए ये प्रोटीन्स बहुत ही जरूरी होती हैं। वहीं पे बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए ये प्रोटीन्स बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की कमी हो जाए, बच्चों की अगर डाइट में प्रोटीन्स की कमी है तो उनको क्वासिरकोर नाम की डिजीज हो सकती है। यहां से क्वेश्चन बना है। अब जो क्वासिरकोर होता है, एक तो बिल्कुल जो स्ट्रेट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, या फिर आपको इस तरीके के कुछ सिम्टम्स देके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्वासिरकोर होती है वो किस प्रकार की बीमारी होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। तो क्वासिरकोर में बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, उनका फेस सूजा हुआ नजर आता है और देखिए उनकी जो हेयर और स्किन होती है वो बिल्कुल ही डल कलर उसका हो जाता है। और अगर बच्चों की डाइट में प्रोटीन्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोनों की ही कमी हो गई है तो बच्चों को मरासमस नाम की डिजीज हो जाती है, जिसमें बॉडी बिल्कुल उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बिल्कुल दुबले पतले वो दिखाई देने लगते हैं। तो वहां से मरासमस से भी, क्वासिरकोर से भी, दोनों से ही क्वेश्चन आए हैं। वहीं पे जो प्रोटीन्स होती हैं बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग में, यानी कि जब भी जब चोट लग जाती है तो ब्लड का क्लॉट बनाने में, ब्लड को जमाने में हेल्प करती हैं प्रोटीन्स, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं और एंटीबॉडीज को बनाने में भी प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। वहीं पे आपको कोई फूड आइटम दे दिया गया है और उस फूड आइटम के अंदर आपको प्रोटीन्स क्या पता लगाना है कि इसके अंदर प्रोटीन्स हैं या नहीं है, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो उस प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी फूड आइटम हमें दिया गया है या तो उसको पेस्ट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, उसके अंदर आप 10 ड्रॉप्स वाटर के डाल दीजिए। उसके बाद उस खाने के अंदर आप 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के ऐड करेंगे और 10 ड्रॉप्स आप सोडियम हाइड्रोक्साइड
NaOH के ऐड करेंगे और इन सब के ऐड करने के बाद अगर उस फूड आइटम का वॉयलेट या पर्पल कलर हो गया है तो इसका मतलब उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके के टेस्ट के बारे में एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे फैट्स के बारे में। फैट्स जिसको वसा भी बोला जाता है। तो जो फैट्स होते हैं वो हायर सैचुरेटेड एस्टर्स होते हैं जो ग्लिसरॉल से बने होते हैं। जो फैट्स होते हैं बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में ही डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होके फिर वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। फैट्स बॉडी के अंदर फ्यूल का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं, वो हमारी बॉडी में बहुत ही एक्स्ट्रा एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। देखिए वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स भी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी फैट्स सप्लाई करते हैं। फैट्स बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और जो फैट्स होते हैं बॉडी में बहुत सारी विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स बहुत ही जरूरी होते हैं। फैट्स को लिपिड्स के नाम से भी जाना जाता है। लिपिड्स दो प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड और क्या होता है कंपाउंड लिपिड। अब देखिए सिंपल लिपिड, आपको बस यहाँ पे इतना ही याद रखने की जरूरत है कि सिंपल लिपिड होता है और कंपाउंड लिपिड होता है, यानी कि फैट्स को लिपिड्स के नाम से भी जाना जाता है और वो लिपिड्स दो प्रकार के होते हैं। फैट्स अगर एक्स्ट्रा फैट्स बॉडी में जा रहे हैं तो बॉडी में जाने के बाद वो एडिपोज टिश्यूज में, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज होते हैं और उन एडिपोज टिश्यूज में फैट्स स्टोर होने लगते हैं। देखिए जो लाइपेज एंजाइम होता है बॉडी के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज एंजाइम होता है जो वो फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो फैट्स होते हैं वो तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, डायरेक्ट बॉडी में ब्लड के अंदर उन फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, तो उन फैट्स को सिंपलर फॉर्म यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन किया जाता है। और कौन सा एंजाइम उनको ब्रेक डाउन करता है? तो लाइपेज एंजाइम उनको ब्रेक डाउन करता है। फैट्स बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैट्स हम प्लांट्स या एनिमल्स से लेते हैं। जो फैट्स जैसे कि बटर और जो घी होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो नॉर्मली एनिमल्स से मिलता है, और जो फैट्स लिक्विड फॉर्म में होता है जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, ग्राउंडनट ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, जो लिक्विड फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि जो तेल होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, और जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं जैसे घी और बटर होता है तो एनिमल्स से मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने फैट्स को प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। फैट्स दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अभी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये वही फैटी एसिड्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, और ऐसे फैटी एसिड्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला जाता है। यानी कि जो एनिमल से प्राप्त होने वाले फैटी एसिड्स है वो तो सैचुरेटेड होते हैं, और प्लांट से प्राप्त होने वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट जा रहा है, यानी कि आप बहुत ज्यादा घी या बटर खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो सकता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी डिजीज का आपको खतरा हो सकता है, या फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया नाम की डिजीज भी आपको हो सकती है, क्योंकि आपकी जो ब्लड कोलेस्ट्रोल है वो ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। आप बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अपने आप से नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए हमारी डाइट के द्वारा जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो हमें लेने की बहुत ही नीड होती है। अगर जरूरत से ज्यादा फैट खा लिए जाएं, जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर लिपिड्स जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ओबेसिटी यानी मोटापे की बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से हाई बीपी हो सकता है और बहुत सारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये सबके सब घी खाने से यानी कि सैचुरेटेड फैट्स खाने से हो सकते हैं।
अगर बात की जाए एक अडल्ट पर्सन को तो डेली 70 से 80 ग्राम्स फैट्स की नीड होती है। अगर फैट्स के टेस्ट के लिए बोल दिया जाए तो जिस भी खाने के अंदर आपको फैट टेस्ट करना है तो उसको किसी भी पेपर में रैप करिए, उसको थोड़ा सा आप इस तरीके से अगर करेंगे तो उस पेपर के ऊपर वो फैट जमा हो जाएगा और आपको अलग से वो दिखेगा। तो इस तरीके से आपको वो ग्रीसी स्पॉट अगर वहां पे मिलता है तो इसका मतलब उस खाने के अंदर फैट है, उसके अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट हो सकता है। इस तरीके से आप फैट को वहां पे टेस्ट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स के बारे में सबसे पहले 1912 में सी फंक ने बात की थी। और ये जो विटामिन्स होते हैं इनको एक्सेसरी फूड फैक्टर्स भी बोला जाता है। ये इनको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये विटामिन्स हमारी बॉडी में, हमारी डाइट में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन बहुत ही जरूरी होती है बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए और बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए विटामिन्स जरूरी होती हैं। हालांकि विटामिन्स से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन्स बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। बात करें तो विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड्स भी बोला जा सकता है, वहीं पर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है। विटामिन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, यानी डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं और विटामिन्स की मदद से ही बॉडी में आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी बने रहते हैं। ये सारे पार्ट्स हमारे स्वस्थ रहते हैं। अगर विटामिन्स की कमी हो जाती है तो इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती और बहुत सारी डिजीज आगे हमें घेर लेती हैं। जो विटामिन्स होती हैं अगर उनकी कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। वो केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी या अच्छे से नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। विटामिन्स दो प्रकार की होती हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होती है, जो हमें डाइट में डेली खानी पड़ती है, यानी कि हमारी डाइट में डेली विटामिन बी और विटामिन सी होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी में घुल के और बॉडी से जल्दी बाहर निकल जाती है, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल होती है और डेली हमारी डाइट में ये विटामिन बी और सी होनी चाहिए। वहीं पे विटामिन ए, बी, ई, के फैट सॉल्युबल होती है, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है और फैट के अंदर सॉल्युबल ये होती है। अगर जो खाने वाले चावल है अगर उनको बहुत बार अगर धो दिया जाए तो उसमें से विटामिन बी बाहर निकल जाती है, और जो पॉलिश्ड राइस होते हैं उनमें से भी विटामिन बी बाहर निकल जाती है और उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। विटामिन्स के बाद हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। तो जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ये मिनरल्स बहुत सारे रूपों में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन, सल्फर, आयरन, आयोडीन, कॉपर। ये सभी के सभी मिनरल्स बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि ये बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन बॉडी की अच्छी हेल्थ के लिए, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए ये मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन मिनरल्स के बारे में बात करते हुए सबसे पहले बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम के बारे में। तो सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर बॉडी फ्लूइड्स को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। सोडियम बॉडी के अंदर ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और बॉडी के अंदर केमिकल जो मैसेजेस होती है, अब जब भी आपको फोन यूज करना होता है, एक नंबर से दूसरे नंबर पे आपको मैसेज भेजना होता है तो आपको रिचार्ज कराना पड़ता है। वहीं पे हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल मैसेजेस चलते रहते हैं, यानी कि अगर कोई भी चोट यहाँ पे लगी है तो यहाँ का मैसेज यहाँ तक भेजने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस होते हैं, और उन इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस यानी कि मसल्स और नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इस सोडियम की जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर। वहीं पे जो पोटेशियम होता है वो भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए और नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है।
जो पोटेशियम होता है वो बहुत सारे प्रोटीन्स को बनाने में और ग्लूकोज को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम और पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है तो हमारे मसल्स के अंदर अकड़न और जकड़न हो जाती है। लेकिन अगर यही पोटेशियम जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहीं पे दौरे भी पड़ने स्टार्ट हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो इस तरीके से मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में ये खा लिए जाए तो भी बॉडी के लिए ये हार्मफुल साबित हो सकते हैं। बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। तो जो क्लोरीन या क्लोराइड आयन होता है बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड्स को बनाने में जरूरी होता है। जो क्लोरीन होता है बॉडी में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में होता है उसकी फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने में क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्लोरीन जरूरी होता है। अभी क्लोरीन मिलता कहाँ से है? जो खाना हम खाते हैं उसमें जो नमक यूज किया जाता है कॉमन सोल्ट, वहां से सी फूड समुद्री खाने से क्लोरीन मिलता है, और क्लोरीनेटेड वाटर से भी हमें क्लोरीन मिलता है। बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम एक एंजाइम एक्टिवेटर होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं और उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम जरूरी होता है। बॉडी के अंदर बोन्स और टीथ की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और उनको अच्छे हेल्दी बनाए रखने के लिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो बॉडी में किसी भी व्यक्ति को दौरे पड़ने स्टार्ट हो सकते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं सल्फर के बारे में। तो जो सल्फर होता है, सल्फर बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स और कोएंजाइम्स को बनाने में हेल्प करता है। सल्फर की वजह से बहुत सारे हॉर्मोन्स बनते रहते हैं, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन के बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सल्फर। बॉडी के अंदर हेल्दी हेयर, स्किन को बनाए रखने में सल्फर जरूरी होता है, और अगर सल्फर की कमी हो जाती है तो हेयर और जो स्किन होती है और जो नेल्स होते हैं उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है, या उनका कलर चेंज हो सकता है, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। मेनली मीट से, मिल्क से, एग्स से सल्फर मिलता है। जो मिल्क होता है उसको होलसम फूड या फिर कंप्लीट फूड बोला जाता है, क्योंकि मिल्क के अंदर सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ मिल्क के अंदर होता है। बात करें कोबाल्ट के बारे में, तो कोबाल्ट विटामिन B12 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। कोबाल्ट मिल्क और मीट में प्रेजेंट होता है। कोबाल्ट की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो परनीशियस एनीमिया नाम की डिजीज हो सकती है। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फ्लोरीन की अगर बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट होता है बॉडी के लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारे टिथ की जो सबसे आउटर लेयर होती है इनेमल, उसको बनाए रखने में हेल्प करता है, और अगर फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। और जो पीने वाला पानी होता है उसके अंदर फ्लोरीन पाया जाता है। फ्लोरीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, टीथ के लिए। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा फ्लोरीन अगर होता है पीने वाले पानी में तो भी टीथ खराब हो सकते हैं, बोन्स वीक हो सकती हैं, और फ्लोरोसिस नाम की डिजीज हो सकती है। पीने वाले पानी में और मिल्क में फ्लोरीन पाया जाता है। बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम बॉडी में बोन्स और टीथ की प्रॉपर फंक्शनिंग और उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पे कैल्शियम ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड को जमाने में, यानी कि चोट लग जाने पे जब जो ब्लड जमता है उसके लिए, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी होता है। बात करें अगर तो एडल्ट्स को और हर व्यक्ति को बहुत ही कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन बढ़ते हुए बच्चों को उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और प्रेग्नेंट वुमेन को जिसके अंदर एक और छोटा बच्चा पल रहा है उसकी प्रॉपर हेल्थ के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी होता है। जो कैल्शियम होता है मेनली मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, चना और फिश से मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाती है बच्चों के अंदर तो उनको रिकेट्स या फिर एडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की डिजीज हो सकती है, या फिर उनकी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर ऐंठन या जकड़न हो सकती है। मसल्स प्रॉपर्ली काम करना बंद कर देती हैं इस कैल्शियम की कमी के कारण, और हड्डियां और दांत वीक होने लगते हैं इसी कैल्शियम की कमी की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे आयोडीन के बारे में। कैल्शियम के बाद आता है आयोडीन, और ये जो आयोडीन होता है ये बॉडी में
थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होता है और उस थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता है, और आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर नाम की डिजीज हो सकती है, जिसमें ये जो हमारा ये पार्ट होता है, ये जो गर्दन होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, ये सूज जाता है गॉइटर नाम की बीमारी में जब आयोडीन की कमी हो जाती है। यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आता है, और आयोडीन की कमी की वजह से भी कई बार बच्चों में मेंटल जो दिक्कतें होती हैं वो आने लगती हैं। अब ये जो आयोडीन होता है ये मिलता कहां से है? खाने वाले नमक से आयोडीन मिलता है। बात करते हैं आयरन की। आयरन का सिंबल देखिए Fe होता है। आयरन बॉडी के अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन के लेवल को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड का जो रेड पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, उसके लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गर्ल्स को बॉयज से ज्यादा आयरन की नीड होती है क्योंकि उनका ब्लड फ्लो होता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा। आयरन की अगर कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो एनीमिया नाम की डिजीज हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। आयरन मेनली हरे पत्तेदार सब्जियों जैसे स्पिनच, पालक से मिलता है या फिर मिल्क से आयरन मिलता है। बात करते हैं फास्फोरस के बारे में, तो फास्फोरस भी बोन्स और टीथ को हेल्दी बनाए रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फास्फोरस बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स, सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, और बॉडी में एनर्जी जो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, इन सब की फंक्शनिंग के लिए फास्फोरस जरूरी होता है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है और मेटाबॉलिज्म बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है, और बच्चों में रिकेट्स नाम की उनकी हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं अगर बच्चों में फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो ये सारे के सारे मिनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डेली डाइट में। विटामिन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब विटामिन्स के सोर्सेस, फंक्शंस और डेफिशिएंसीज के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नेम रेटिनोल होता है, यहां से इस टेबल से हर पेपर में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल भी बोला जाता है, मेनली मिल्क, बटर, एग्स, फिश ऑयल से विटामिन ए मिलता है, और विटामिन ए की कमी की वजह से आपकी आईज वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि शाम को देखने में दिक्कत होने लगती है, आपको दिखाई ही नहीं देता है, यानी कि आपकी आईज में प्रेजेंट रोड्स और कॉन्स के जो प्रॉपर पिगमेंट्स होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाती है। मेनली आपको कैरेट्स, मिल्क, यहां से विटामिन ए मिलता है। विटामिन B1 की बात करें जिसका साइंटिफिक नेम थायमीन होता है, मेनली ये आपको व्हीट, ग्राम, पीनट्स और ईस्ट से मिलता है। ये क्या होता है हमारी बॉडी में जो होता है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म और प्रॉपर नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो बेरी बेरी यानी कि मसल्स वीक होने लगती है। विटामिन बी से बेरी बेरी नामक बीमारी हो सकती है। विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, ये मेनली मिल्क, चीज, लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है, और ये बॉडी में हेल्दी स्किन और कोएंजाइम्स को बनाने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपकी स्किन में धब्बे पड़ने लगते हैं और जो स्वॉलन लिप्स हो जाते हैं, होठ फटने लगते हैं विटामिन B2 की कमी की वजह से। अब यहां से क्वेश्चंस आपको इन साइंटिफिक नेम्स के रूप में पूछे जा सकते हैं, यहां से मेनली क्वेश्चंस बनते हैं। विटामिन B5 जिसका साइंटिफिक नेम पेंटाथियोनिक एसिड होता है, ये मेनली मिल्क, ग्राउंडनट, टोमेटोज, लीवर, किडनीज यहां से मिलता है। ये जो विटामिन B5 होता है ये आपकी बॉडी में क्रेब्स साइकिल यानी कि एनर्जी को बनाने में सेल्स में क्रेब्स साइकिल होता है, जिसके द्वारा ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, उसको बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी वजह से भी आपके लिप्स में जो होता है कोई बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इसकी कमी बहुत ही कम होती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। विटामिन B3, B7 जिसको नायसिन के नाम से जाना जाता है, ये व्हीट, मीट, पीनट्स यहां से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पेलेग्रा नाम की जो डिजीज होती है, जैसे जो स्किन पे धब्बे पड़ जाते हैं, निशान बनने लगते हैं, वो आपको डिजीज हो सकती है।
विटामिन B9 B6 की बात करें, जो फॉलिक एसिड होता है ये लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बनाना से मिलता है, और न्यूक्लिक एसिड और आरबीसीज को बनाने में हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामीन बोला जाता है, ये एग्स, फिश, लीवर से मिलता है और डीएनए को बनाने के लिए और आरबीसी को बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कमी हो जाए तो पर्निशियस एनीमिया हो सकता है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। क्वेश्चंस यहां से जरूर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। विटामिन सी जो कि खट्टे फ्रूट्स यानी कि सिट्रस चीजों से, जैसे टमाटोज होते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, यहाँ से विटामिन सी मिलता है और ये बॉडी में स्किन के अंदर कोलेजन को बनाने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो सकरवी नाम की डिजीज, जिससे मसूड़ों से यानी गम्स से ब्लीडिंग होने लग जाती है। विटामिन डी की बात करें, जिसका कैल्सिफेरॉल इसको बोला जाता है। विटामिन डी मेनली फिश लीवर ऑयल, सनलाइट से मिलती है, यानी कि धूप में बैठने से आपको विटामिन डी मिलती है। और इसलिए आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको धूप में नहीं जाने दिया जाता है, मोस्टली 99% बच्चों की आज के टाइम पे बोन्स वीक होती है, क्योंकि उनमें विटामिन डी की कमी होती है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी, जिससे उनकी बोन्स बहुत ही वीक हो जाती है और मुड़ने लग जाती हैं। बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है और एडल्ट्स में ओस्टियोमैलेशिया नाम की डिजीज हो सकती है। विटामिन ई की बात करें, जिसको टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ये भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और अनाजों से मिलती है। ये बॉडी के अंदर स्किन को हेल्दी बनाए रखने में और आरबीसीज की हेल्थ में मेंटेन करने में यूज होती है। अगर कमी हो जाए तो आरबीसीज कम होने लगती हैं, ब्लड कम होने लगता है। विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सोयाबीन से मिलती है, और ये विटामिन के ब्लड को जमने में हेल्प करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड नहीं जमेगा और चोट लगने पे खून बहता ही रहेगा, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डेंजर हो सकता है बॉडी को। फूड के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बात करने के बाद हम बात करेंगे फूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रफेज। रफेज के बारे में बात करते हैं तो जो रफेज होता है मेनली प्लांट बेस्ड होता है, यानी जो खाना प्लांट से आता है और उन प्लांट्स के फूड के अंदर सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसी सेल्यूलोज को रफेज बोला जाता है। बॉडी के अंदर वैसे तो रफेज कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए इस रफेज की बहुत ही ज्यादा नीड होती है। अगर रफेज अच्छे से आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है, यानी फाइबर्स आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स अच्छे से बाहर नहीं निकल पाएंगे और बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये जो रफेज होता है, यानी कि जो फाइबर्स होते हैं, वो इंटेस्टाइन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है अगर इसकी कमी हो जाए। तो जो रफेज होता है मेनली वेजिटेबल्स, यानी कि जो कच्ची सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, सैलेड की फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा रफेज बॉडी में एंटर करता है, या फिर जो मोटे अनाज होते हैं उनसे भी बहुत ज्यादा फाइबर्स या रफेज मिलता है। और ये बॉडी के प्रॉपर पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी से यूरिन और स्वेट की फॉर्म में भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते रहते हैं, जिनको रफेज मेंटेन करने में हेल्प करता है। बात करते हैं वाटर के बारे में कि जो वाटर है क्या वो भी हमारी डाइट में बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल वाटर हमारी डाइट में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी से ही बनी हुई है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में पानी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज चलती रहती हैं, उनको बनाने में, उनको फॉरवर्ड करने में पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्वेटिंग के द्वारा भी, पसीने के द्वारा भी बॉडी से बहुत टॉक्सिक मटेरियल्स निकलते हैं, और अगर पानी की कमी हो जाएगी तो स्वेटिंग कम हो जाएगी और बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर ही बने रहेंगे, केमिकल रिएक्शंस अच्छे से नहीं हो पाएंगी। और पानी की हेल्प से ही क्या होता है, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन होता है। पानी की वजह से ये सभी जो काम होते हैं वो गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए पानी बॉडी में बहुत ही जरूरी होता है। बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट की। संतुलित आहार क्या होता है? एक ऐसी डाइट, एक ऐसा खाना जो बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर मात्रा में दे, उसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। एक बैलेंस डाइट
हमारी बॉडी को प्रॉपरली एनर्जी देती है, बॉडी को बनाने में हेल्प करती है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, और सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में प्रॉपरली चलती रहती हैं अगर कोई भी व्यक्ति बैलेंस डाइट लेता है तो। ये जो बैलेंस डाइट होती है सबकी बॉडी के लिए अलग अलग हो सकती है, जैसे मेल फीमेल को अलग अलग बैलेंस डाइट की नीड होती है, बच्चों को अलग जरूरत होती है, स्पोर्ट्स पर्सन को अलग जरूरत होती है, और एज के साथ साथ बैलेंस डाइट जो होती है वो बदलती रहती है। तो बॉडी की नॉर्मल और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बैलेंस डाइट बहुत ही जरूरी होती है, जिसमें फूड के सभी आइटम्स जो इंक्लूड किए जाएं और सभी न्यूट्रिएंट्स भी उसमें इंक्लूड हो, तभी वो बैलेंस डाइट बनती है। जो भी खाना हम खाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो कॉन्टामिनेशन और स्पॉइलेज से बचा होना चाहिए, उसमें कोई भी जर्म्स ना हो और वो खराब ना हुआ हो। जो भी खाना हम खाते हैं वो अलग अलग स्टेजेस पे खराब हो सकता है, यानी कि उसको बनाते टाइम वो खराब हो सकता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम वो खराब हो सकता है, उसको अगर बहुत ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखा जाए तो वो खराब हो सकता है। ये खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से खराब हो सकता है। फूड हाइजीन बहुत जरूरी होती है, जैसे अगर बहुत ही खराब खाना आप खा लेते हो, बहुत जर्म्स वाला, जिसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही हैं, फिर गंदे से बर्तन में डाल के आप खाना खा लेते हो, तो उसकी वजह से फूड हाइजीन मेंटेन नहीं होते, बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। ठीक है, और ये खाने की सर्विंग पे भी हेल्प करता है, बहुत ही खराब बर्तन में खा रहे हो तो भी आपकी जो फूड क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए खाने के स्वाद के साथ साथ फूड हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ही जरूरी होता है। फूड क्लीनलीनेस यानी कि खाने की शुद्धता के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, भोजन की हाइजीन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। और अगर आप डर्टी हैंड्स से अनहाइजीनिक कंडीशंस में खाना खाते हैं तो आपको डिजीज हो सकती हैं। तो फूड को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टोर किया जाना चाहिए, फूड को ढक के रखा जाना चाहिए, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी मक्खी मच्छर ना उसके ऊपर आए, और उनको बिल्कुल प्रॉपरली स्टोर करके रखा जाना चाहिए। और अगर आप बहुत ही खराब खाना खा लेते तो उसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हो। फूड को प्रिजर्व करके रखना है, फूड को बचा के रखना है, ताकि आपका खाना भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर आप खराब खाना खाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए खाने को स्टोर करने के बचाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ड्राई स्टोरेज और एक वेट स्टोरेज या फिर कोल्ड स्टोरेज उसको बोला जाता है। जो भी पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, जैसे आपके जिनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे फल सब्जियां होती हैं, तो ये पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, इनको कोल्ड स्टोरेज में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उनको स्टोर करके रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पे, लाइक -10 -20 डिग्री पे ऐसे पेरिशेबल फूड आइटम्स को, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क को, इनको स्टोर करके रखा जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते, वो लंबे टाइम तक प्रॉपरली बने रहते हैं। वहीं पे नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स जो जल्दी से खराब नहीं होते, यानी कि सूखी चीजें जैसे शुगर, फ्लोर, सीरियल्स, ग्रेन्स, इनको ड्राई स्टोरेज बोरियों में भर के या फिर बॉक्सेस में, डिब्बों में बंद करके इनको किसी सूखे स्थान पे रखा जाता है, और इस तरीके से बिल्कुल लंबे टाइम के लिए सुरक्षित रहते हैं। क्लीनलीनेस, प्रॉपर हैंडलिंग बहुत जरूरी होती है खाने की, बर्तन अच्छे से धुले होने चाहिए, भोजन अच्छे से पील यानी कि अच्छे से काट के साफ करके खाया जाना चाहिए, जो कच्ची खाने वाली सब्जियां होती हैं उनको प्रॉपरली वॉश करके खाया जाना चाहिए। बहुत सारे फूड को स्टोर करने के लिए डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को, जैसे बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनको हम सुखा के लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे दालें होती है वो भी सुखा के ही यूज की जाती है, अनाज होता है वो भी अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनको सुखाने के बाद यानी धूप में रखने के बाद लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजों को, तो बहुत सारे खाने के आइटम्स को उसके अंदर अगर हम एक्स्ट्रा शुगर या फिर एक्स्ट्रा सोल्ट ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से भी वो खाना खराब नहीं होता है। जैसे पिकल्स होते हैं, जेलीज होती हैं, जैम्स होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा शुगर या फिर पिकल्स में एक्स्ट्रा सोल्ट ऐड करके जर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा होती है वहां पे जर्म्स प्रोड्यूस हो ही जाते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा सोल्ट है तो वहां पे प्लाज्मोलाइज हो जाता है उन माइक्रोबियल सेल्स का। अब प्लाज्मोलाइज क्या होता है? जब भी किसी माइक्रोबियल सेल के आसपास ज्यादा शुगर
या ज्यादा सोल्ट होगा तो उस सेल में से पानी बाहर निकल जाता है और वो मर जाती है, जिसकी वजह से वहां पे जर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं और वो फूड आइटम हमारा बचा रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये फूड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा ये फूड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमने बात की फूड के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, सभी उसके कंपाउंड्स के बारे में, रफेज के बारे में, वाटर के बारे में, फूड क्लीनलीनेस के बारे में, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में, और जितने भी विटामिन होती हैं उन सबसे रिलेटेड सभी टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सबके बारे में हमने बात की है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ना सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स, हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।